आप सभी का स्वागत है परफेक्शन आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अरविंद पांडे और फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं एक नए सेशन में। और ये जो सेशन है आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी के से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ पीवाईक्यू के अलावा हम लोग इससे संबंधित यानी इंडियन इकोनॉमी से ही संबंधित करंट अफेयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। सो बिना देर किए शुरू करेंगे सेशन। आज के पहले जो है 3 सेशन कंप्लीट हो चुका है। 3 सेशन ऑलमोस्ट हम लोग जो है पर डे बेसिस पर जो सेशन करते हैं वो हम लोग ऑलमोस्ट 5 to 6 जो है क्वेश्चन का सीरीज लेकर के चल रहे हैं। सो आज हम लोग एपिसोड 4 कर रहे हैं, चौथा आपका लेक्चर होगा आज। और आज और कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग अपने सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन के आंसर को करने का भी प्रयास आप लोग ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा पॉज देंगे जिससे आप इन प्रश्नों को समझकर अपने अनुसार एक आंसर भी कर पाएँ। देन आफ्टर हम लोग जो है इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या हो सकता है और इससे अगर कोई कॉन्सेप्ट निकलता है तो उन्हें भी हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहला जो आज का सवाल है, द क्वेश्चन इज निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट दिए हुए यहाँ पर और पूछा जा रहा है कि अगर अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर, इफ़ अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अगर अन्य चीज़ें कांस्टेंट हैं तो किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। यानी कोई भी वस्तु है, यानी x मान लीजिए कोई वस्तु है, तो x वस्तु की जो डिमांड है वह बढ़ सकती है और उसके लिए आपके पास कई सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्लियर बात? सो सबसे पहले कहा जा रहा है इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से क्या x वस्तु की मांग में वृद्धि होगी? तो पहले हम लोग को समझना यही होगा कि स्थानापन्न वस्तु क्या होती है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। अगर हम स्थानापन्न वस्तु की बात करें तो ये जो है ऐसे वस्तुओं का समूह होता है, या ये दरअसल 2 वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं का आप एक ही उद्देश्य से उपभोग कर सकते हैं। इनके उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो स्थानापन्न वस्तुओं के रूप में एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है जिसको हम लोग जो है चाय और कॉफ़ी के रूप में समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, चाय और कॉफ़ी में अगर किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि करें हम, यानी कि अगर चाय की कीमत में वृद्धि हो जाए तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत में, यानी कि पैरेलल दूसरी वस्तु की कीमत दूसरे वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यानी अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत में, स्थानापन्न समझ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होगा? ऐसे वस्तुओं का समूह जिन वस्तुओं का हम उपभोग जो है किसी एक ही उद्देश्य कर सकते हैं। जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? चाय का जो सब्स्टिट्यूट होगा वो कॉफ़ी होगा। कोल्ड ड्रिंक्स के तरफ आते हैं तो कोई भी 2 कोल्ड ड्रिंक्स जो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकता है, अलग अलग ब्रांड का, जो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पर जो है किसी भी जो है व्यक्ति को पहुंचाता है। यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज नहीं होता है, ऑलमोस्ट जो है आकार, रूप और टेस्ट में भी लगभग जो है समानता देखी जाती है। मूल्यों में भी बहुत अंतर नहीं होता है, बट देयर शुड बी एन डिफरेंस ऑफ प्राइसेस। प्राइस में स्लाइट डिफरेंस हो सकता है। तो अब यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं कि यदि बाजार मांग बढ़ती है, किसी एक वस्तु की जो है बाजार मांग बढ़ती है, तो बाजार मांग तब कॉफ़ी की बढ़ेगी जब चाय की कीमत में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। जनरली चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चाय को छोड़कर लोग कॉफ़ी का उपभोग प्रारंभ कर देंगे। तो इसके अनुसार तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही हो रहा है, यानी कि किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर है ना? स्थानापन्न वस्तु क्लियर होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं पैरेलली दोनों ही वस्तुओं को एक ही उद्देश्य से जब कोई उपभोक्ता द्वारा किया जा रहा है तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए। अब हमें पूरक वस्तु समझना होगा। पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं को संयुक्त रूप में प्रयोग किया जाता है, ये वस्तुएं अलग अलग प्रयोग नहीं की जाती हैं। क्लियर बात? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें तो बहुत ही जनरल एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, चूँकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। पेट्रोल और कार का एग्जाम्पल जो है बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। सो ये जो पेट्रोल और कार का एग्जाम्पल है वो एक्चुअली ये वस्तु जो है, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के पूरक हैं। यानी इन दोनों का स्वतंत्र यूज हम कंबाइंड तौर पर नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब हम अगर जैसे हमारे पास कार है तो हमें पेट्रोल की आवश्यकता होगी ही होगी, कार है तो पेट्रोल की मांग होगी, और अगर हमको परिवहन की व्यवस्था या परिवहन हमें इस्तेमाल करना है तो पेट्रोल के साथ हमें वास्तव में कार चाहिए ही चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और संयुक्त रूप से ही इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमारे पास इंक और मार्कर है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल होगा।
जैसे अगर हमारे पास सामने प्रिंटर रखा है तो उसका जो कॉर्टेज है और प्रिंटर है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल होगा। अगर कॉर्टेज निकाल दे तो प्रिंटर का कोई काम नहीं होगा। क्लियर बात। और कॉर्टेज रहे तो प्रिंटर का कोई, कॉर्टेज अगर प्रिंटर हटा दे तो कॉर्टेज का कोई काम नहीं होगा। तो ये वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रूप में कहा जाता है। तो कहा जाता है कि कहा जा रहा है किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है, बाजार मांग बढ़ सकती है यदि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तो ये पूरक वस्तु है। अब पूरक वस्तु में एक वस्तु पेट्रोल है, दूसरी वस्तु क्या है, कार है। अगर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो जाए, पूरक वस्तु में एक वस्तु की कीमत को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, कीमत में वृद्धि हो जाए तो कार की मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो है किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है और यहाँ पर पेट्रोल की कीमत के बढ़ने पर कार की मांग में क्या हो जा रही है, कमी आ जा रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि जो वाहन है उसकी मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और अगर पेट्रोल की कीमत जो है घट रही है तो कार की मांग यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो डिमांड होगी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि जो पूरक वस्तुएं होती हैं उन पूरक वस्तुओं के बीच में जो है वह व्युत क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, व्युत क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। यानी कि जो है पूरक वस्तुओं के बीच में दरअसल इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। वहीं पर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उन वस्तुओं के बीच में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, यानी कि सीधा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। जब किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे वस्तु की मांग में स्वतः ही वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कीमत में वृद्धि तो मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसके अनुसार क्या कह रहे हैं कि अगर कीमत में वृद्धि हो रही है पेट्रोल की तो कार की मांग में तो कमी हो रही है, यहाँ पर बढ़ने की बात करें, इसका मतलब ऑप्शन 2 जो है आपका क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं, फिर से हम पढ़ेंगे, अगर अन्य बातें अपरिवर्तित रहें तो किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है अगर वो वस्तु घटिया किस्म की है। तो आप बताइए कि अगर कोई वस्तु घटिया किस्म की है तो क्या उसकी बाजार मांग बढ़ सकती है। ये स्टेटमेंट ही गलत है, आगे हमें पढ़ने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दूसरा है कि बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसकी कीमत घटती है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइस अगर कम होगा तो जो डिमांड होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो जो सही आंसर हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। इट मीन्स आपका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। यानी कि सही विकल्प की तलाश में हम लोग थे और हमें सही विकल्प मिल गया ऑप्शन नंबर ए, जो ये कह रहा है कि ऑप्शन यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इसके अलावा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दरअसल क्या है, गलत है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर बात यहाँ तक। सो अभी हम लोग इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने जो है इसी उत्तर को फाइंड आउट किया है। सो इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देयर आर सम स्टेटमेंट इज गिवन और आपको बताना है इसमें से कि कौन सा कथन इसमें से क्या है, सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से ट्रू है। तो सबसे पहला जो है आपका स्टेटमेंट है क्रय शक्ति समता। इसको हम लोग जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर बात। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना करके की जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है पीपीपी के बारे में जो ये स्टेटमेंट दिया है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। एक्चुअल में जो पीपीपी होता है इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग का मतलब होता है क्रय, पावर का मतलब होता है शक्ति और पैरिटी मतलब होता है तुलना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश के मुद्रा के क्रय क्षमता की तुलना होती है और जब क्रय क्षमता की तुलना होगी तो दो देशों में जो है इस मुद्रा के द्वारा खरीदी जाने वाली समान मात्रा वाली वस्तुओं के क्रय की तुलना करके हम इसको फाइंड आउट करते हैं। क्लियर बात। जैसे अगर हम तुलना करना होगा तो हम अमेरिका में ही जो है, अगर भारत और अमेरिका की करेंसी की तुलना करना होगा तो अमेरिका में हम 2 बास्केट लेंगे। एक बास्केट, दोनों बास्केट में समान वस्तुएं रखेंगे और उन समान वस्तुओं को जो है एक बास्केट को इंडियन करेंसी में खरीदा जाएगा और एक बास्केट को जो है अमेरिकन जो है करेंसी में खरीदा जाएगा। और उसके बाद हम लोग ये तय करेंगे कि उस बास्केट को खरीदने के लिए
किस जो है करेंसी की क्षमता अधिक रही, या कौन जो है सक्षम करेंसी है, या कौन सी करेंसी मजबूत करेंसी है जो कम मूल्य में उस बास्केट को परचेज कर ले रहा है। तो इस आधार पर जो है दो देशों की करेंसी की क्रय क्षमता की तुलना किया जाता है। बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, हालांकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट है एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट सही है। ये एक्चुअली में विनिमय दरों की गणना की जाती है विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना करके। क्लियर बात, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पीपीपी जो है डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसमें से आपको सही ऑप्शन जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो गलती है वो दैट इज 6th, यानी कि पीपीपी के आधार पर यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर बात करें तो भारत छठी नहीं, भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी कि अगर हम बात करें तो थर्ड जो है लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाती है इंडियन इकॉनमी। अगर हम पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी की तुलना की बात करें अगर, तो चीन और अमेरिका के बाद तीसरा जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो आपका भारत है। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट इट बिकम्स अनट्रू, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट हो गया। और इसके अकॉर्डिंग दो ही स्टेटमेंट चूंकि दिया हुआ है तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, यानी ऑप्शन 1 यानी कि पहला स्टेटमेंट क्लियर है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, जो ये कह रहा है कि केवल पहला स्टेटमेंट जो है वह ट्रू है। आई थिंक सो, इसमें कोई डाउट अभी आपको नहीं होगा, पहला स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ए जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर पीपीपी में कंफ्यूज ना होइएगा। पीपीपी अगर हम क्रय शक्ति, क्षमता, तुलना, खरीद, दो वस्तुओं में समान जो है वस्तुओं की टोकरी को खरीदने के आधार पर तुलना किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी है दैट इज कॉल्ड पीपीपी। लेकिन एक आपका मॉडल भी होता है जिसको हम कहते हैं पीपीपी मॉडल, इसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। जो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल होते हैं जैसे पीपीपी एन्युटी मॉडल, पीपीपी बीओटी मॉडल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलपमेंट करने के लिए एक अलग टाइप के मॉडल होते हैं। तो ये अलग है और ये आपका पीपीपी जो है परचेजिंग पावर पैरिटी अलग है। क्लियर बात ये। सो हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं। आई थिंक सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर हम लोग अपने ऑप्शन को देखें सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट क्लियर है, दूसरा स्टेटमेंट इसके संदर्भ में गलत स्टेटमेंट था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसी भी देश किसी दी गई अवधि के लिए यानी फॉर अ फाइनेंशियल ईयर पूछा जा रहा है। दरअसल एक देश की जो राष्ट्रीय आय होगी वो कहा जाएगा। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि राष्ट्रीय आय किसे कहा जाएगा। सबसे पहले बात करें, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगा। अब यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की तो बात की जा रही है, लेकिन हम दरअसल राष्ट्रीय आय में सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना नहीं करते हैं, या सभी वस्तुओं की गणना नहीं होती है, केवल और केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना होती है। हम कभी भी रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे सामान और इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते हैं, डबल काउंटिंग से बचने के लिए, दोहरी गणना से बचने के लिए। सो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा हम बात करें तो कह सकते हैं कुल उपभोग, जितना कंजम्पशन कितना किया गया है और जितना इन्वेस्टमेंट किया है, अगर इसको जोड़ दें तो वो नेशनल इनकम बन जाएगा। ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट होगा। दरअसल अगर एक्सपेंडिचर मेथड से अगर निकाला भी जाए नेशनल इनकम को तो केवल और केवल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ही नहीं जुड़ता है, अन्य कई सारे मदों को भी जो है इंक्लूड किया जाता है। उसमें नेट एक्सपोर्ट भी जो है इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो है अन्य कई मद भी इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है एक्चुअली में इस क्वेश्चन का क्या होगा, गलत, यानी कि ये सही नहीं होगा। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए ये स्टेटमेंट वास्तव में पूरा नहीं है। क्लियर बात। इसके अलावा बात करें थर्ड स्टेटमेंट की बात करेगा तो सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, यानी देश के सभी लोगों के पर्सनल इनकम को जोड़ दिया जाए तो ये आपका राष्ट्रीय आय हो जाएगा। नहीं, दरअसल क्या है, राष्ट्रीय आय से व्यक्तिगत आय निकाला जाता है, न कि व्यक्तिगत आय से राष्ट्रीय आय निकाला जा सकता है। क्लियर बात। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। सो ऑब्वियस बात है, अब हमारे पास केवल एक ही स्टेटमेंट बचा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और कह रहा है कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर जो गणना होगी उसे दरअसल हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। इट मीन्स आपका जो सही स्टेटमेंट और सही आंसर डिफाइन करेगा नेशनल इनकम को, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, जो राष्ट्रीय आय को ठीक ढंग से परिभाषित कर रहा है। सो इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है। निम्न में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक
है ना, इन्फ्लेशनरी होने का पॉसिबिलिटी है, यानी कि संभावना है। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहला स्टेटमेंट, लोक ऋण की चुकौती, यानी कि लोक ऋण का भुगतान, यानी जो पब्लिक डेब्ट है उसका भुगतान। तो अगर पब्लिक डेब्ट का, सरकार पब्लिक डेट का अगर भुगतान हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मनी सप्लाई तो बढ़ेगी, मुद्रा पूर्ति तो बढ़ेगी फिलहाल, है ना। तो पहला स्टेटमेंट अभी हम लोग कंसिडरेशन में रखते हैं। दूसरा, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए, अगर बजट में घाटा हुआ है तो उसके फाइनेंसिंग के लिए जनता से ऋण ले लेना, यानी कि जनता को सिक्योरिटी इशू करना, बॉन्ड इशू करना और बॉन्ड इशू करके पैसा ले लेना। तो अगर जनता से पैसा लेंगे तो ओवरऑल मार्केट में जो मनी सप्लाई होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अगर मनी सप्लाई कम होगा तो ये स्फीतिकारी यानी इन्फ्लेशनरी होने की संभावना तो अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि इन्फ्लेशनरी होने का मतलब क्या है कि जब मार्केट में जो तरलता है, जो फ्लो ऑफ मनी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये पहला, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, अगर बजट घाटे की बात करें तो बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से ऋणदान लेना, यानी बैंकों से ऋण लेना। तो बैंकों से ऋण लेने के बाद ही बाजार में तरलता घटेगी, क्योंकि मार्केट में यानी कि अर्थव्यवस्था में सोर्स ऑफ इनकम बैंक ही होता है। अगर बैंक में के पास सोर्स ऑफ मनी कम होगा या बैंक के पास कम तरलता होगी तो वास्तव में बाजार में भी तरलता क्या होगी, कम होगी। इससे क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए मुद्रा, नई मुद्रा का सृजन, यानी अगर हमारा बजट घाटा हुआ है तो उसके फाइनेंसिंग के लिए हम न्यू करेंसी को क्या कर दें, प्रिंट कर दें। अगर हम नई करेंसी को प्रिंट कर दें तो क्या इससे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट पड़ सकता है, या क्या इससे, इस तरलता के बढ़ने से जो है सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है। अब यहाँ पर एक जो वर्ड लिखा हुआ है, एक छोटा सा वर्ड लेकिन बहुत टेक्निकल वर्ड, सर्वाधिक। सर्वाधिक का मतलब तरलता तो यहाँ भी बढ़ेगी, तरलता यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन सर्वाधिक कौन इम्पैक्ट डालेगा, इन्फ्लेशन पर, यानी कि महंगाई पर। तो आई थिंक आप लोग एकदम एग्जैक्टली करेक्ट गेस कर रहे होंगे अगर आप सेशन देख रहे होंगे तो, कि ऋणों की चुकौती के माध्यम से जो है तरलता के बढ़ने का जो खतरा है वो उतना नहीं है जितना कि सरकार अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए बजट घाटे को पूरा करने के लिए नई करेंसियों को प्रिंट करके अपने घाटे को क्या कर ले, पूरा कर ले। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ठीक से समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह गया होगा या डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। अब तो 1-to-1 वीडियो आना स्टार्ट हो गया है, डेली बेसिस पर ये वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो एक सीक्वेंस मैं देख ले रहा हूँ कि जहाँ पर किसी भी जो है क्वेश्चन में या प्रश्न में कहीं कोई डाउट रह जाएगा तो आप उस डाउट को भी या उस क्वेश्चन को भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन जो होगा हम लोगों का उसमें उन प्रश्नों के डाउट के साथ हम लोग अपने सेशंस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है बात। सो ये सेशन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको चाहेंगे तो बहुत अच्छा जो है इसको फ्रूटफुल बना सकते हैं और एक प्रभावी सेशन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार में आपको सही विचार बताना है, यानी कि सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। एंड द क्वेश्चन इज, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो भार है वह जो भार है उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। यानी यहाँ पर दो इंडेक्स की बात हो रही है, एक सीपीआई की बात हो रही है और एक जो है बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डब्ल्यूपीआई की हो रही है। क्लियर बात। तो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी खाद्यान्न वस्तुओं का भार दिया हुआ है और खाद्यान्न वस्तुओं का अलग भार है, और जो थोक मूल्य सूचकांक है इनमें जो है जो वेट है खाद्य वस्तुओं का वो अलग भार है। क्लियर बात। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो खाद्य वस्तुओं का सीपीआई में भार है वह उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। क्लियर बात। तो ये पहला स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अभी हम लोग कंसिडरेशन में रखते हैं। आगे पहले दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट है, डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसा कि सीपीआई करता है। तो इसमें सही स्टेटमेंट हम लोगों को फाइंड करना है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसा कि सीपीआई करता है। यानी कि जो सीपीआई है वह एक्चुअल में सेवाओं के मूल्यों को पकड़ता है, यानी कि सेवाओं को जो है इंक्लूड करता है इन्फ्लेशन की गणना में, बट जो डब्ल्यूपीआई है वो डब्ल्यूपीआई सेवाओं को इंक्लूड नहीं करता है। तो आज स्टेटमेंट डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो एक्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट हो गया कि डब्ल्यूपीआई सीपीआई के बारे में अगर आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन बताएं तो यह महंगाई के मेजर करने का, महंगाई
को जो है के अनुमान लगाने का एक बेहतर सूचकांक है। तो पहले जो है WPI सूचकांक का प्रयोग किया जाता था थोक स्तर पर महंगाई की गणना करने के लिए। अभी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई की गणना की जाती है और इन दोनों में ही दो प्रमुख अंतर हैं। जो WPI है वह दरअसल थोक मूल्य पर महंगाई की गणना करता है और जो CPI है वह दरअसल रिटेल प्राइस पर महंगाई की गणना करता है। और एक जो बड़ा अंतर है इन दोनों में वो ये है कि जो थोक मूल्य सूचकांक है ये केवल और केवल एक बास्केट के आधार पर केवल सर्टेन गुड्स जो है यानी कि एक निश्चित वस्तुओं की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन को निकालता है। लेकिन जो CPI है उसका कोई सर्टेन जो कह सकते हैं बास्केट नहीं है। देयर आर 6 कैटेगरी, 6 कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज में अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं का जो है लिस्टिंग किया गया है और उन पर्टिकुलर वस्तु एंड उन पर्टिकुलर सर्विसेज में जो फ्लक्चुएशन आता है उनकी कीमतों में, इसके फ्लक्चुएशन को मेजर करने के लिए जो इंडेक्स यूज होता है दैट इज CPI। अगर मोटी मोटा बात करें तो WPI केवल वस्तुओं की गणना करता है, महंगाई की गणना में शामिल करता है वस्तुओं को, और CPI की बात करते हैं तो CPI वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों का फ्लक्चुएशन जो है फाइंड आउट करता है। सो CPI एट प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो सबसे ब्रॉड इंडिकेटर है इन कंपैरिजन ऑफ WPI। तो इसी आधार पर हम लोग ये पूरी बातचीत कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों की निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज WPI को नहीं अपनाया गया है। इस समय एक ब्रॉड इंडिकेटर के रूप में महंगाई की गणना के लिए जो प्रमुख सूचकांक यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड CPI, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं या रिटेल इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। हम फिर से एक बार फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो भार है वो थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है एंड दिस स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। यानी 1 and 2 इज करेक्ट एंड 3 यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी अनट्रू होगा ये। सो 1 and 2 इज करेक्ट। और 1 और 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 1 and 2 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड केवल 1 और 2 स्टेटमेंट इसमें सही हैं और तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत स्टेटमेंट होगा। तो आज के सेशन में हम लोग फिलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक सो सारे प्रश्नों की व्याख्या और प्रश्नों की करने की टेक्निक्स आपको समझ में आई होगी और ऐसे प्रश्नों को आप रट करके नहीं कर सकते हैं जब तक इन प्रश्नों को ठीक से पढ़ेंगे नहीं, एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप नहीं करेंगे, तब तक इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको कठिनाई रहेगी। और इस सेशन को चलाने का उद्देश्य भी यही रहा है या यही होगा कि आपको जो है आपके साथ जो है एक ऐसा क्रिटिकल अप्रोच डेवलप किया जाए, एक ऐसा थिंक प्रोसेस डेवलप किया जाए जहाँ पर आप इकॉनमी के प्रश्नों को आप ठीक ढंग से पढ़ करके उसके उत्तर की व्याख्या या इसके उत्तर को फाइंड आउट आप एटलीस्ट कर पाएँ, उसके आंसर को आप ठीक ढंग से फाइंड आउट कर पाएँ। क्लियर बात? क्योंकि कई बार ऐसा हम देख पाते हैं या कई बार ऐसा आप लोग भी कहते हैं कि सर चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार उन्हीं चैप्टर से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई होती है। हम कई बार स्टेटमेंट समझ नहीं पाते हैं कि स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, हालांकि पढ़ा रहता है लेकिन थोड़ा सा चेंज होने के बाद फिर आंसर करने में एक कठिनाई अनुभव होता है या एक समस्या हमको देखने को मिलती है। सो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था पिछले वीडियो में और ये आपका करंट से रिलेटेड प्रश्न था। आज के सेशन में हम लोगों ने करंट हालांकि नहीं शामिल किया, लेकिन नेक्स्ट सेशन में होगा कि हम लोग पूरा का पूरा करंट वाला ही सेशन जो है, करंट क्वेश्चन ही इकोनॉमी के सारे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर बात? सो इसके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, विकल्प पर विचार करना था और सही विकल्प आपको फाइंड आउट करना था। सो पहला विकल्प था 17 सितंबर 2023 को यह योजना 13,000 करोड़ के रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना का प्रारंभ किया गया। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, दिस इज द स्टेटमेंट करेक्ट। यह योजना की समयावधि 5 वर्ष के लिए है, 23 से लेकर के और ये जो है 28 तक यह योजना चलेगी। इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा है, यह पहल पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो छोटे व्यवसायी हैं उनको मुख्य रूप से समर्थन करता है। ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से करेक्ट है और ये दरअसल इस योजना के तहत कारीगर और शिल्पकारों को PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और इसके साथ साथ ID कार्ड के माध्यम से इनको क्या किया जाएगा, मान्यता प्राप्त किया जाएगा, इनको अप्रूव किया जाएगा। सो चारों स्टेटमेंट क्या था, करेक्ट आंसर था। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी वाज द करेक्ट आंसर, यानी उपयुक्त सभी स्टेटमेंट जो है PM विश्वकर्मा योजना से के संदर्भ में सही स्टेटमेंट था। क्लियर बात? सो आज के सेशन के लिए फिलहाल इतना ही और आज का सवाल आप लोगों से रहेगा एक, और ये बहुत आसान सा सवाल आज के सेशन में रहेगा आप लोगों से। मुझे लगता है आप सभी लोग इन जो है सवालों के जवाब को आप बहुत ठीक ढंग से दे पाएंगे।
सो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आपसे पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि सामान्य अर्थ इसका क्या होता है। लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, या वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होते, या श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, या श्रमिकों की उत्पादकता नीची होती है। सो इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको अपने सही उत्तर को जो है बताना होगा। और इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को, आज के इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स वाले जो है क्वेश्चंस की व्याख्या को लेकर के मिलेंगे। आप सभी लोगों को वेरी वेरी थैंक यू सेशन में बने रहने के लिए।